जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों 50 साल हो गए बांग्लादेश को और जो 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है तो अगर इसको हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो अमेरिका के एक फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, आई थिंक निक्सन की गवर्नमेंट में हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश है ना, ये एक बॉटमलेस बास्केट है या एक बास्केट केस कहा करते थे 1974 में। किसी को उम्मीद नहीं थी ये मुल्क बचेगा, ये सर्वाइव करेगा, ये फाइनेंशियली स्टे करेगा। लेकिन अभी आप देख लें कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को किस तरह पीछे छोड़ गया और हम यहाँ पे 1971 में क्या हुआ वो एक और स्टोरी है। लेकिन उसके आगे 50 साल कैसे गुजरे हैं, दिस इज़ अ स्टोरी व्हिच इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। बांग्लादेश की नेशनल इनकम 50% 50 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है। उनकी पर कैपिटा इनकम 25 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है और पाकिस्तान और इंडिया से भी ज़्यादा है। उनकी फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उन्होंने उसको काफ़ी मेंटेन किया। आई थिंक 2.5 टाइम्स जो है उन्होंने मेंटेन किया है। फिर उनकी पर कैपिटा जो फूड अवेलेबिलिटी है वो हमसे ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आप को खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं उनमें आउटस्टैंडिंग जो है वो बांग्लादेश ने किया है। वहाँ पे मसाइल भी रहे हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान का अभी समझा जा रहा है कि कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पे चीज़ें लोगों को अवेलेबल हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी 7 से 8% रही है और अगर आप 2011 से ऑनवर्ड से लेके चले सो पाकिस्तान से डबल वो चलते रहे, यानी कि 7-8% ग्रोथ रेट होना, जबकि पाकिस्तान 3-4% पे बैठा हुआ है, डबल ग्रोथ रेट है उनकी। और बांग्लादेश की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। इतना ऐसा कंट्री जो वल्नरेबल हो, जहाँ पे हादसात बड़े हों, फ्लड्स आए और नेबर्स जो थे वो ऑब्वियसली उनको हालात उस तरह के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं थे। मुश्किलात उन्होंने गुज़ारी, एक नई एडमिनिस्ट्रेशन थी, आईडीपीज़ का मसला था, लोग पाकिस्तान में थे, इंडिया में थे और फिर उनका लीडर भी असैसिनेट हुए, सारा कुछ हुआ, मिलिट्री कू भी हुए वहाँ पे। और वैसे वहाँ पे फ़ौज जो है वो पावर में रही 1991 में, जब जनरल अरशाद जो थे, उन्होंने सोचा कि मुझे जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ काम करना चाहिए। सो 2 बड़ी सियासी जमातें वहाँ पे रही, शेख हसीना जो कि अवामी लीग और खालिदा ज़िया जो कि बीएनपी को चलाती रहीं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। सो द पॉइंट हियर इज़ के 1991 से लेके आज तक अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि किस तरह चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म हुई। और 2009 2009 से लेके जब अवामी लीग जो है जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है, वो 3 दफ़ा कंसेक्टिव इलेक्शन जीती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कभी कोई सियासी जमात कंसेक्टिव इलेक्शन नहीं जीती? ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के अंदर एक जमात जो आती है वो शेख हसीना की, वो कंसेक्टिव 3 दफ़ा जीतती है। पाकिस्तान में कभी कोई जीते ही नहीं है कंसेक्टिव, कभी सेकंड टाइम उस बेचारे को चांस ही नहीं मिला। माज़ी में तो कभी मिलिट्री कू हो जाते थे यहाँ पे, या जो थी वो हुकूमतें फ़ारग कर दी जाती थी तरीके-तरीके से, या फिर ये है कि अभी 2000 मुशर्रफ के जाने के बाद हमें ख़्याल आया कि नहीं भाई इस तरह नहीं, एटलीस्ट डेमोक्रेसी चलने दें, एटलीस्ट एक हुकूमत रहनी चाहिए, वो चले जिस तरह भी लेकिन हुकूमत को रहना चाहिए, उसके निज़ाम को कंट्रोल करना चाहिए। ख़ैर एनी हो ये भी एक और स्टोरी है। बट एनी हो जो अभी बांग्लादेश आज हमसे अगर 8-9% पे वो ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे जो पाकिस्तान को एडवांटेजेस नहीं थे। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो कल्चरली एक जैसा है। वहाँ पे ज़ुबान एक है, उनकी एथनिसिटी एक है, उनकी हिस्ट्री एक है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज बांग्लादेश को जाता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं समझता हूँ, जो बांग्लादेश को जाता है, वो ये जाता है कि बांग्लादेश जो है, उसको अ, एक एक ऐसा एज मिलता है, देखिए जनाब, कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की है। ये जो एज बांग्लादेश को मिलता है, ये उनको बड़ा बाइंड करता है, ये उनको यूनाइट करता है और इस एज से वो फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं भई कि हमें जो है वो हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है, हमें माज़ी को भूलना है, हमारा माज़ी अच्छा नहीं था। ये एनर्जी है जो उनको मिलती है और ये जो चीज़ें कि उनकी ज़ुबान एक जैसे होना, एथनिसिटी एक जैसे होना
और लेकिन वहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड जैसे हमारे यहाँ पे डिवाइड है, ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिवाइड है, लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी। एंड अबव ऑल हमारा ये था कि यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड जो है वो ज़्यादा रहे। और ये जो मुल्क तक़सीम रहा है हमारा, ठीक है जी, यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है, सेक्टेरियनिज़्म है, मज़हबी बुनियादों पे कत्ल-ओ-गारत हुई। हमने अफ़गानिस्तान की जंग में शिरकत की, हम कोल्ड वॉर में अमेरिका के इत्तेहादी बने, सोवियत यूनियन से खिलाफ लड़े, एक्सट्रीमिज़्म यहाँ पे आई, मदरसा आए। हमने अपने मुल्क को एक एक्सपेरिमेंट बनाए रखा, एक मज़ाक बनाए रखा, जबकि बांग्लादेश में ऐसे नहीं हुआ। और उन्होंने फिर ये है कि जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो सोसाइटियल एथोस हैं या जो उनको बॉन्ड था, वो स्ट्रॉन्ग रहा और उसको उनको उस तरह के एक्सटर्नल थ्रेट नहीं थे जो पाकिस्तान को थे। ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है, उसका फुल फुल कंट्रोल रहा है। और जिसे कहते हैं ना कि यूनिटरी गवर्नमेंट रही है वहाँ पे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो फाइनेंशियल पावर्स थी और इस तरह के मसाइल नहीं थे जो हमें देखने पड़े। लेकिन अमूमन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको वो ज़्यादातर जो है वो उनको सेमी अथॉरिटेरियन कहा जाता है, क्योंकि जो विनिंग पार्टी होती है वो सारा कुछ करती है। जैसे आजकल शेख हसीना वाजिद के बारे में है कि वो शी इज़ वेरी अथॉरिटेरियन, वो बड़ा सख्त रूल करती हैं और इस तरह की चीज़ें। फिर ये है कि उन्होंने जो असल में अगर अगर हमें मार पड़ी है, तो हमें तो मार पड़ी है तक़सीम के ऊपर। हमने जो मज़हबी बुनियादों पे तक़सीम हुई, सुन्नी, शिया, ईरानी, सऊदी, सबने कहा जनाब पाकिस्तान ये एक ऐसा फ्री है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात होती, कोई डेमोक्रेसी होती, पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता, लोग अपनी हुकूमतों को अकाउंटेबल ठहराते, तो ये चीज़ चलती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें उस तरह रही नहीं है, जब हम किसी को अकाउंटेबल ही नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ इतना गुस्सा 5 साल बाद निकालते हैं कि इस हुकूमत ने महँगाई ज़्यादा कर दी है, तो इस हुकूमत को फारा कर दें, जब अवाम के पास चॉइस ही इतनी है। इसके अलावा अवाम के पास चॉइस ही नहीं है। हमारी ख्वाहिशें इतनी छोटी-छोटी हैं कि ओहो! इसने हमें डिलीवर नहीं किया, इसने हमारे कर्ज़े बढ़ा दिए, इन्होंने मुल्क के अंदर पोलराइज़ेशन कर दी, इनको फारा कर दें। इस बुनियाद के ऊपर चीज़ें नहीं है, जो बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सोसाइटी का, उसको तो हमने कभी स्टडी नहीं किया कि हमें किस तरफ जाना है। यानी कि और हमें ना ही उसका कोई जवाब देता है। अब ये है कि ख़वातीन के हवाले से भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनको उन्होंने एम्पावर किया है। और जो जिसे आप कह लें कि हर गवर्नमेंट ने उसपे जो है वो एम्पावर किया है। और ख़ासकर पे जो लोन्स दिए जाते थे, आई थिंक ग्रेमैन बैंक जो था, फिर वो यूनुस खान या यूनुस मोहम्मद, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज़ नेम, वो जो थे जिस तरह वो उन्होंने अपनी एक एजुकेटेड हेल्दी वुमन जो है सोसाइटी क्रिएट की, फिर बच्चों को उन्होंने टाइम दिया। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा जाता है कि जो फीमेल प्राइमरी एनरोलमेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 105% के करीब है। सो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल राइवलरीज के बावजूद एक चीज, आई थिंक दिस इज वन लेसन व्हिच पाकिस्तान मस्ट लर्न, कि पॉलिटिकल राइवलरीज के बावजूद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो बड़े स्ट्रेटेजिक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और किसी सियासी जमात ने, भले वो खालिदा ज़िया की हो, शेख हसीना वाजिद की हो, उन्होंने वो जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको टच नहीं किया, तो छेड़ा नहीं है, उसको खराब नहीं किया। और वहाँ पे जो ट्रेड की ओपननेस रही, ये जो चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी कमिटमेंट है सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। मेरा ख्याल है ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए हैं। फिर उन्होंने अपनी ट्रेड को लिबरलाइज़ करके रखा। ये बेसिकली इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ उस मुल्क में होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी। मैं थोड़े दिन पहले बता रहा था कि मैं एक मेंबर नेशनल असेंबली को मिला, उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके बताते हैं, कहते हैं, "ये हुकूमत जा रही है, ये हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत ने चले जाना है। क्या हुआ है? मामलात खराब हैं, इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर जाएँगे?" ये सवाल क्यों पैदा होता है? ये एक जस्ट फॉर केस ऑफ नोइंग, ये सवाल क्यों लोग उठाते हैं, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? उसकी एक वजह तो माज़ी है कि माज़ी में हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं करती। और दूसरा जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, हुकूमतें, वो अकेले पावर में नहीं आती। दे कम विद सम सॉर्ट ऑफ ए एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उनको लेके आया जाता है। एक जिसे लोग डील कहते हैं। जिस तरह हमारे अपोज़िशन पार्टी के यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो कहते हैं
कि सिलेक्टेड है इमरान खान, ही इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो कह रहे हैं सिलेक्टेड है। क्यों? बिकॉज ही वाज चोजन बाय द बिग पार्ट्स। वो जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हल्के हैं वो उनको पिक करते हैं। तो जब तक माजी को जाते तो टाइम लगेगा, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर प्लेयर्स जो हैं या हुकूमतें जो हैं, सियासी जमातें डील करके या कॉम्प्रोमाइज करके पावर में नहीं आएंगी या उनको कोई लाया नहीं जाएगा, तो ये सवाल होता रहेगा। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है वो ये ठीक सवाल नहीं है। इस सवाल का खत्म होना बहुत जरूरी है इफ पाकिस्तान रियली वांट्स कि हमें चीजें ठीक करनी है। सो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है, हालांकि देखें मजे की बात यह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पढ़ रहा था कि जो बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है जी, एक कंपनी है मैकेंजी एंड को, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी मार्च 2021 में कि जो बांग्लादेश की जो 84% जो एक्सपोर्ट है वो है वहां से आती है, गारमेंट से आती है। ठीक है जी। अब ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है जी, 84%, ठीक है जी। और दूसरा ये कि 7% पे, अगर 8% पे ट्रेड ग्रो कर रही है। और रिसेंटली आई थिंक बांग्लादेश के जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने श्रीलंका को $200 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी है, क्योंकि श्रीलंका की पोजीशन यह है कि वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के इतने ज्यादा, हमारे भी इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, लेकिन इतने कम नहीं है। हम 18 19 20 21 19 20 18 19 20 21 कभी कहीं से पैसे पकड़ लिए, कभी सऊदी से ले लिए, कभी IMF से ले लिए, तो वी ट्राई टू मेंटेन इट लाइक इतने ज्यादा। लेकिन इस सिचुएशन में बांग्लादेश जो है वो उसको बड़ा एज जो है वो कहा जाता है, कहाँ बास्केट केस से श्रीलंका को वो करेंसी स्वैप का फैसिलिटी दे रहे हैं $200 मिलियन का, और 84% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट जो है। सो ये जो चीजें हैं, आई थिंक दिस इज वेयर वी रियली हैव टू, अब जो गारमेंट इंडस्ट्री है या फिर रेमिटेंस आती है जो बांग्लादेश की जो डियास्पोरा है, और ये उनका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। पहला तो सारी बात है गारमेंट से। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे टॉप पे रेमिटेंस जा रही है, एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हमारी रेमिटेंस ज्यादा है, और हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट डाल देते हैं ट्विटर पे, आई एम सो हैप्पी कि इतने लोगों ने हमें पैसा भेजा। भाई दैट इज अ वीकनेस। कल को ममालिक जो है इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जितना डाटा, देखिए, आप रिलायबल जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कल को अगर बाहर के मुल्क जो बैठे हुए मिडल ईस्ट से आपको पैसे आने बंद हो जाए फॉर वन रीजन और दी अदर, वो समझेंगे कि हाँ, अगर पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हो तो नौकरियां कम दो, इनको डिसएंगेज कर दो। कल को मैं जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आपकी तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आपको तो कोई कुछ ना ना कहे, कुछ ना कहे। हमें जो $30 अरब बाहर से आता है वो $15 अरब हो जाए, तो $20 अरब हो जाए, तो आपके इमरान खान साहब वो ट्वीट डाल देते हैं, मुझे इतना पैसा बाहर से आया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि पाइन मेरी हुकूमत पे लोग बड़ा एतमाद करते हैं, मैं बड़ा काम कर रहा हूं, मैं इतना ईमानदार हूं कि लोग ज्यादा पैसे मुझे बेचते हैं। इस बेस के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो ये सारी कहानी चलाते हैं, जो चला रहे हैं। अ, और ये है कि हालांकि उनकी इतनी रेमिटेंस है भी नहीं, आई थिंक $20 अरब ही ऐसे करीब आती हैं। बट एनी हाउ द पॉइंट हियर रिमेन्स कि ये जो चीजें हैं, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जिसे आप कह लें कि उन्होंने अपने जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 1,000 में से 26 बच्चे जो है वो मरते हैं। वो पाकिस्तान में ये रेशो ज्यादा है, और इंडिया में आई थिंक ये 28 है इन इंडिया। और देखिए जो फीमेल लिटरेसी है बांग्लादेश की वो 72% है, पाकिस्तान की ऑब्वियसली इतनी नहीं है। और इंडिया के अंदर भी 66% है फीमेल लिटरेसी रेट। सो आई थिंक जो जो फिर दूसरा ये है कि जो फीमेल रेट ऑफ लेबर फोर्स है वो दैट इज 36%। इंडिया में 20% है। पाकिस्तान का डाटा अवेलेबल नहीं है। हमारा, हम जो बड़ी मार खाते हैं डाटा से मार खाते हैं, वी डू नॉट हैव अ डाटा विद अस। अब ये जो चीजें हैं, इसमें आके पता चलता है कि हमें वेयर डू वी स्टैंड। हमें डाटा नहीं मिलता, हमें ये चीजें नहीं मिलती। फिर यह है कि उन्होंने अपना 10 साल एक सस्टेन्ड हाई ग्रोथ रेट रखा, जब दोनों उन्होंने सेविंग्स भी की और सारा कुछ किया अपना। और दूसरा ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूलिंग पे, इन चीजों पर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, जिससे जो है वो हमें पता चलता है कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में और दे आर गोइंग टू, जिसे वो ना ग्रो करेंगे।
ठीक है जी। और उनकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 8% से 9% रही है। पाकिस्तान की कभी भी इतनी रही नहीं रही है। और हम तो इस पे जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमें लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एलीट बड़ी नैरो है। फिर वहाँ पे लाइफ़स्टाइल और तरह के हमारे लाइफ़स्टाइल चाहना है, ट्राइबल जो है हम जो जाट हैं वो अपने और अंदाज़ से रहना चाहते हैं और अपनी शब-शुबा हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं शशके, हम वो शशके भी रखना चाहते हैं। सो this is going to be a very very serious crisis in coming days for Pakistan. If we didn't look it very carefully, अगर हमने इसको ध्यान से ना रखा तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और मज़े की बात ये कि बांग्लादेश ने हज़ारों जो मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो गिफ्ट किया था बहुत सारे ममालिक को इवन टू इंडिया, पाकिस्तान ने भी भेजने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लिया नहीं था। लेकिन दे आर इन अ पोजीशन टू दे कैन मेक थिंग्स गुड और वो चीज़ें जो है और ख़ास करके उनका नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज़ चीज़ें कर सकें, लेकिन नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक होंगे। अभी 50 साल अभी 50th एनिवर्सरी है तो इंडिया के सदर आई थिंक वहाँ बैठे हुए हैं। वो गए हैं 3 दिन के विज़िट पे, उन्होंने एक मंदिर जो है वो मैं देख रहा था उसका दोबारा इफ्तिताह किया है और जो कहा जाता था कि ये 1971 में जो है वो डैमेज हो गया था। सो ये जो वो माज़ी से वो कनेक्ट कर रहे हैं, भारत एंड बांग्लादेश एंड इंडिया माज़ी से कनेक्ट कर रहे हैं। द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज़ वी शुड स्टॉप एस्पायरिंग एंड आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग अदर्स। तरले नहीं करने, ठीक है? हमें क्या करना है? वी नीड टू वर्क हार्ड। We need to make money. We need to have sustained growth, reliable policies होनी चाहिए और sustainability and political stability होनी चाहिए. And there will come a time 5, 7, 8 साल हमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. We just need a kick. हमें एक किक स्टार्ट चाहिए. जैसे ही आपको एक अच्छा किक लगेगा, चीज़ें पाकिस्तान की ग्रो हो जाएंगी. There is a lot of potential, कैपेबिलिटी है. ये नहीं है कि मामलात खराब हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा. The only thing is कि चीज़ें रिलायबल नहीं है और ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है. हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती थी, तो अनसर्टेनिटी होती थी। आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी हद तक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं ये आई थिंक दिस इज़ अ वैल्यू एंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड दिस बांग्लादेश एपिसोड मस्ट बी स्टडीड वेरी केयरफुली। इट मे नॉट गिव अस आंसर फॉर अ पाकिस्तानी सॉल्यूशन। शायद हमें ये हमारे सॉल्यूशन ना दे क्योंकि वहाँ के केस स्टडी और है। वहाँ का सोशो कल्चरल रिलीजियस वहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और है, हमारे एक और है, हिस्ट्री हमारी अलग है। सो हमें हमारा जो फ्यूचर है वो और शायद इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, बट एक एट लीस्ट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट तो होनी चाहिए दैट हाउ वी हैव टू मेंड आवर वेज in coming days and time, and we must appreciate Bangladesh for whatever they have done to uplift their people and the countrymen, and to make them more reliable people for the region. They must be appreciated as well. Thank you very much.